हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजा राज्यवर्धन सिंह और आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, कहां से ये टर्म आती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना जरूरी है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है एस और इस सरफेस से कुछ करंट पास हो रहा है, तो एम्पियर लॉ बात करता है कि हमारे पास सरफेस एस है और इस सरफेस की एक क्लोज्ड बाउंड्री होगी। हर एक ओपन सरफेस की कोई ना कोई क्लोज्ड बाउंड्री जरूर होगी। कोई भी आप ओपन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। यहां बोर्ड है, ये बोर्ड एक सरफेस है, इसकी भी एक बाउंड्री है और ये बाउंड्री एक क्लोज लूप है। सो एम्पियर्स लॉ के अंदर हम मान लेते हैं कि ये सब वायर्स करंट कैरी कर रहे हैं, I1, I2, I3 इस तरीके से। सो एम्पियर्स लॉ कहता है दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज लूप। कौन सा लूप? जो इस सरफेस को बाउंड कर रहा है। इस सरफेस की जो बाउंड्री है वो एक लूप है, उसके अलोंग हम लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं V डॉट DL। लेंथ एलिमेंट जो DL है ये इस लूप के अलोंग होगा। हम किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे? हम कोई भी डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमने नेट करंट अपवर्ड माना है तो हम यहां से एंटी क्लॉकवाइज मैनर में V डॉट DL को कैलकुलेट करेंगे और ये बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप या टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस एस। सो टोटल करंट है कितना? दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। यह है हमारे पास एम्पियर्स लॉ। और दूसरी चीज, अगर हम एक कैपेसिटर कंसीडर करें, हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और अगर इसके ऊपर चार्ज है Q, प्लेट्स के ऊपर चार्ज है Q, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होगा इन बिटवीन द प्लेट और उसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा किसके बराबर होगा? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। A हम मान लेते हैं A इज द एरिया ऑफ द प्लेट। सो Q बाई A हो जाएगी यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में। अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें। आप एक कंसीडर करिए, हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है, ट्रांजिएंट स्टेज में है, मैक्सिमम चार्ज इसके ऊपर Q आ सकता है और करंट I फ्लो कर रहा है। ये कैपेसिटर अभी चार्ज हो रहा है। अगर अब आप इस कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे, यानी कि एक सरफेस ले लीजिए यहां पर और उस सरफेस की ये बाउंड्री है, तो इस सरफेस के थ्रू जो करंट पास हो रहा है दैट इज I। अगर यहां पर अब हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, देन इंटीग्रल V डॉट DL दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I है करंट थ्रू दिस वायर। और यहां से हमें पता लग जाएगा कि इस करंट कैरिंग वायर के पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये सिमेट्रिकल लूप हमने लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। हम इस टर्म को बाहर ले सकते हैं और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सपोज यहां पर जो लूप है, द लूप वाज बाउंडिंग दिस सरफेस, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां से हमारे पास निकल कर आ रहा है दैट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। लेकिन अगर मैं एक चीज कंसीडर करूं, मैं एक दूसरी सरफेस लेता हूं एंड दैट सरफेस इज लाइक दिस। ठीक है, एक सरफेस है और ये सरफेस इन दोनों कैपेसिटर प्लेट के बीच में से जा रही है। तो यहां पर देखो, दिस इज वन सरफेस, इस सरफेस को बाउंड करने वाला ये क्लोज कर्व है। या अगर आप एक ये सरफेस भी कंसीडर करोगे, मान लेते हैं हमारे पास एक मटका है या कुछ भी है, तो इस सरफेस को बाउंड करने वाला कर्व भी यही है। यानी कि एक सेम क्लोज लूप इनफाइनाइटली मैनी सरफेसेस को बाउंड कर सकता है। अगर इस ग्लास का हम एग्जांपल ले, ये ग्लास भी एक सरफेस है और इस सरफेस की बाउंड्री होगी द माउथ ऑफ दिस ग्लास। ठीक है, और एक और सरफेस हो सकती है जो इसकी लिड हो जाएगी। सो सेम लूप इज बाउंडिंग टू सरफेसेस
उसी तरीके से हम कह सकते हैं दैट अ लूप कैन बाउंड इनफाइनाइटली मेनी सरफेसेस। तो इस बार मैंने इस लूप के लिए ये सरफेस लिया जो दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में से जा रहा है। अगर अब यहां पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करोगे देन बी डॉट डीएल, अब प्लेट्स के बीच में तो करंट है नहीं तो ये टर्म हो जाएगी जीरो। अब ये कैसे पॉसिबल है? एक जगह से हमारे पास आ रहा है बी नॉन जीरो और एक जगह से इंप्लीकेशन आ रहा है दैट बी इज जीरो। राइट हैंड साइड यहां पर जीरो है, यहां पर कुछ और है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यानी कि कुछ हम मिस कर रहे हैं और वो जो हम मिस कर रहे हैं वही मिसिंग टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, वही मिसिंग टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट। हम एक और चीज जानते हैं दैट दिस इज द एम्पियर्स लॉ, यानी कि एम्पियर्स लॉ के अंदर हमको किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। वो करेक्शन क्या होगा उसको मैं अभी डिराइव करता हूं एक छोटे से आर्ग्यूमेंट से। वो आर्ग्यूमेंट ये है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में जब यहां चार्ज अकोमुलेशन हो रहा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा और ये मैं जानता ही हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q by A एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लूं जो इस सरफेस के थ्रू चेंज हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ए एरिया से पास हो रहा है, ए है एरिया ऑफ द प्लेट, सो E इंटू ए ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। इस सरफेस को मैं मान लेता हूं S2, ये वाली सरफेस है S1, सो E इंटू ए ये हो जाएगा फ्लक्स थ्रू दिस सेकेंड सरफेस एंड दिस विल बी इक्वल टू Q by A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई A, सो दिस इज Q by एप्सिलॉन नॉट। वेरिएबल क्या है? प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज ग्रो कर रहा है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज ग्रो कर रहा है। सो अगर मैं यहां पर डी फाई बाई डी टी इसका टाइम डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी की डायमेंशन कौन सी है? डी क्यू बाई डी टी की डायमेंशन है करंट वाली, सो आई दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और ये करंट किससे रिलेटेड है? ये करंट रिलेटेड है with the change in electric flux. So यहां पर जो फ्लक्स है this is the electric flux. ये करंट एसोसिएटेड है with the change of electric flux. यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन करंट वाली है। मैं इसी करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहा हूं, तो इसको हम लिख देंगे ID। अब जो हमारा एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ को हम मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रल V डॉट DL। ये हो जाएगा म्यू नॉट IC प्लस ID। IC है करंट विच इज द कंडक्शन करंट, जो वायर में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस वजह से जो करंट है, दैट इज द टर्म IC। ID क्या है? ID इज द डिस्प्लेसमेंट करंट जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में चेंज हो रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई dt। अब इस इक्वेशन के जरा फिजिकल मीनिंग को समझते हैं, इस इक्वेशन के फिजिकल मीनिंग को समझते हैं। अब ध्यान से देखिए, एम्पियर्स लॉ बेसिकली हमें बता क्या रहा है? एम्पियर्स लॉ बता रहा है हमें मैग्नेटिक फील्ड और उसकी सोर्स के बारे में। पहले क्या बताता था कि करंट की वजह से, कंडक्शन करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो राइट साइड में इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है और लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। इसी इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया। क्या चेंज हो रहा था प्लेट्स के बीच में? प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था। तो जो सेकंड टर्म है डी फाई E बाई डी टी, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये इंप्लीकेशन है इस इक्वेशन का। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास अब दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स है कंडक्शन करंट, अगर सही में चार्ज फ्लो कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्पेस के थ्रू चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि हम कह सकते हैं दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा था? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज चेंजिंग। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा किसी सरफेस से, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इक्वेशन यही बता रही है। ये मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई। एम्पियर्स लॉ इज अ पार्ट ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। सो अब हम कह सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास दो सोर्स हैं, वन इज द कंडक्शन करंट एंड वन इज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। दो सोर्सेज हैं, वन इज कंडक्शन करंट एंड वन इज डिस्प्लेसमेंट करंट। सो अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू।